2000 से लेके 2018 में मेरी पहली किताब छपी है। तो मैं 18 साल ये ख्वाब अपने सीने में लेके रहा। आपने लिखा हुआ है कि वही पतंग दूर तक उड़ती जिसकी डोर कट गई हो। कि अगर कोई बहुत दूर तक जाना चाहता है तो उसे वो बंधन तो काटना होगा जो उसको जिसमें बांध दिया गया है। माने खूब संवरना, सजना, ये जो है उनको बचपन से सिखाया जाता है। धीरे-धीरे उनको बहुत अच्छा भी लगने लगता है, वो ये करने भी लगती हैं। बट एक्चुअली ये बंधन है। अगर इतना अच्छा चीज़ होता तो मैं क्यों नहीं सच गया था? बिल्कुल इसमें सही आपने लिखा हुआ है कि ट्रेन, बस और लड़की। कि लाइफ में 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। इनके पीछे भागना नहीं चाहिए। एक जाती है तो दूसरी आती है। नहीं, ये दरअसल क्या है कि मैंने एक कहानी लिखी थी, जिस कहानी में उसका टाइटल ही ट्रेन, बस और लड़की है। आज की युवा पीढ़ी को अगर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की बात करूं, मैं उसे मानता हूं, तो मेरे 2-3 तरह की जनरली मैं उनसे अपील करता हूं। पहली बात तो हमारी युवा पीढ़ी ढेर सारा जो है वो सोशल मीडिया में बर्बाद हो रहा है। जी। एक्चुअली वो जो सोशल मीडिया का डेटा कंज्यूम करता है उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टी टॉक विथ एसपी में। आज हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट एक रेलवे पदाधिकारी और बहुचर्चित लेखक रणविजय जी। रणविजय जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। रणविजय जी, आपके बारे में ऐसे सब लोग जानते हैं, आपकी जो रचनाएं हैं वो भी सब लोगों ने पढ़ी हैं, पर फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहती हूँ या चाहती हूँ कि हमारे दर्शक आपके बारे में थोड़ा जाने। तो जी। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर कहाँ से आप मतलब किस परिवेश से आ रहे हैं, गांव के, शहर के परिवेश से, फिर वहां से आपका सफर कैसे एक पदाधिकारी बने, आपने किन संघर्षों का सामना किया, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। जी, श्वेता जी। सबसे पहले तो इस शो में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फैज़ाबाद, आजकल जिसे अयोध्या कहते हैं, जी, उस जी। ज़िले से आता हूँ जी। और मेरी पैदाइश वहाँ एक ग्रामीण परिवेश में हुई। जी। और नया-नया जब नवोदय विद्यालय खुल रहा था, हम्म। तभी मेरे पिताजी को कहीं से सूचना मिली और फिर उन्होंने मेहनत करके उसका फ़ॉर्म अरेंज कर लिया और इस तरीके से मैं नवोदय विद्यालय में चला गया। नवोदय विद्यालय अब इतना चर्चित नाम है कि मुझे नहीं लगता है कि उसके बारे में बिल्कुल, बताने की बिल्कुल। ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं नवोदय विद्यालय में 1986 में दाखिल हुआ और वहाँ से मैंने कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की पढ़ाई की। अच्छा। वहाँ का मैं टॉपर भी रहा वाह! और वो स्कूल का पहला बैच था और ज़्यादातर स्कूलों का वो पहला ही बैच माना जाएगा नवोदय विद्यालय, जैसा कि पूरे हुँ, भारतवर्ष में खुले हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वहाँ से दरअसल ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरे बैकग्राउंड में। अगर वो नहीं होता नवोदय विद्यालय का मोड़, हुँ, हुँ। तो हम पता नहीं किस जगह खो गए होते, गुम हो गए होते। जी, ये आपने बहुत सही बात कही है। वहाँ से निकलने के बाद फिर क्योंकि मेरी अभिरुचि थी मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स में, हुँ, हुँ। तो एक इंजीनियरिंग करने का मुझे आइडिया दिया गया था और उसके अच्छा। ही लिए मैं प्रयासरत हो गया। मैं इलाहाबाद आ गया। मेरे घर के बहुत पास पड़ता है इलाहाबाद, तो हुँ, वहाँ ज़्यादातर लोग गाँव से पढ़ने जाते ही थे, तो मैं भी चला आया। हालाँकि मैं पहला स्टूडेंट था जो वहाँ बीएससी में एनरोल हुआ, बाकी सब बीए ही करते थे। हुँ। फिर इस तरीके से 1 साल के गैप के बाद में मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया और मैं पंतनगर विश्वविद्यालय पढ़ने चला गया। अच्छा। 94 से 98 मैंने बीटेक किया वहाँ से ओके। और उस दौरान मेरी रुचि हुई गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ में। अच्छा। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने थोड़ा स्केल अपना बढ़ाया। मैंने कहा कि मैं सबसे अच्छी सर्विसेज के लिए कोशिश करता हूँ जी, जी, जी। और ऑफ कोर्स आप शुरू से टॉपर रहे हैं तो आप टॉप की चीज़ें ही चुनेंगे। जी, तो इस तरीके से मैंने अपना लक्ष्य किया हुँ, हुँ। इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और यूपीपीसीएस। हुँ, हुँ। और मैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुआ, अच्छा। पहले ही अटेम्प्ट में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ और तीसरे अटेम्प्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ। अरे वाह! मैं यहाँ भारतीय रेल में अधिकारी हूँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से। जी। सिविल सर्विसेज में मेरी रैंक अच्छी नहीं थी, तो मुझे इससे खराब सर्विसेज मिल रही थी, जो मैं वर्तमान में हूँ हुँ, और जो मैंने 2000 में ही जॉइन कर लिया था। हुँ, हुँ। तो इस तरह से मैं सिविल सर्विसेज को मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो सन 2000 से मैं तब से भारतीय रेल में अधिकारी हूँ और वर्तमान में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही है
मेरा ऑफिस नोएडा में है, रेलवे की एक कंपनी है DFCCIL, जहाँ जी, मैं जी। अभी डेपुटेशन पे कार्यरत हूँ। ये अच्छा, मेरा अच्छा। परिचय हुआ और संघर्ष बहुत रहे, जैसा ग्रामीण परिवेश के किसी विद्यार्थी को हो सकता है, हुँ, जिसके घर में मैक्सिमम अगर कोई हुआ हो तो प्राइमरी में टीचर हुआ हो, हुँ, इससे हुँ, ज़्यादा और कोई कुछ ना हुआ हो और खेती-बाड़ी भी बहुत सामान्य सी हो, हुँ। 9-10 बीघे की सामान्य संयुक्त परिवार में। तो उस तरह की परेशानियों से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सामान्यतः हर ये आज के यूथ के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जो हर छोटी-सी बात पे सुसाइड करने पे जी, आ जी, जाते जी, हैं। जी। बिल्कुल, ज़रा-सा कुछ बिल्कुल। प्रॉब्लम हुआ ऑफ़िस में, घर में, तो कूद पड़ते हैं सुसाइड करने के लिए। जी। क्योंकि वो संघर्ष को शायद बचपन से देख नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है नवोदय पृष्ठभूमि का हाँ, बेस है, जिसने आपको संघर्ष करना सिखाया। नवोदय की पृष्ठभूमि ने हमको हर काम स्वयं करना सिखा दिया। जी। हम लोग एक्सेप्ट मुझे लगता है खाना बनाने के अलावा हुँ, हुँ, लगभग अपने बाकी सारे काम कर लेते हैं हुँ। और उसने ही हमें ये भी सिखा दिया कि कैसे आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार भी होना है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात से मैं आपकी पूरी तरह सहमत हूँ। एक सवाल और है, आप यूपीएससी क्रैक किए, रेलवे में पदाधिकारी हैं, तो ये सारे जो कहीं न कहीं एक इमेज आती है ना, जैसे पढ़ने वाले बिल्कुल पढ़ाकू, फिर इसमें आपको ये लेखन की तरफ कैसे आपका झुकाव हुआ? क्या कुछ कॉलेज में या आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ ऐसे आपके साथ कुछ घटनाएँ हुई जिसने लेखन की तरफ आपका झुकाव बढ़ाया? या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण आप लिख पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ इंसिडेंट होते हैं, तो जी। जानना चाहती हूँ कि आप फिर और उसमें भी जैसे गद्य और पद्य, तो आपने गद्य को चुना, तो थोड़ा-सा मैं जानना चाहती हूँ या मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि मतलब आपकी जो कहानियाँ होती हैं, वो महिलाओं से बहुत सारी होती हैं, अलग-अलग विधाएँ भी हैं, ड्रैगन्स गेम्स ऐसी, उन पे मैं आगे चर्चा करूँगी। पर जी। लेखन की तरफ आपका क्या कुछ ऐसी स्टोरी रही आपके लाइफ में? हाँ, मैं इसके बारे में ये बताऊँ कि भले मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, हुँ, लेकिन बहुत बचपन से मुझे पढ़ने का शौक रहा। अच्छा, तो पढ़ाकू आदमी का लेखन में आना कोई वैसी बात नहीं है। इनफैक्ट लेखन करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। तो मैं उस वक़्त बहुत कहानियाँ पढ़ता था बचपन अच्छा, से। बचपन में जो है मेरे एक चाचा थे तो वो पॉकेट नॉवेल्स रखते थे जो पहले बहुत जो सामान्यतया विद्यार्थियों को अलाउड नहीं थे पढ़ने। माने हुँ, उनको हुँ। डिस्करेज किया जाता था कि देख लेता था तो उसको पाप की श्रेणी में माना जाता था। हाँ, लोग छिपा के नॉवेल्स पढ़ते तो थे। वो वाले नॉवेल्स जो है उनके पास बहुत होते थे और मैं उनको चोरी-छुपे पढ़ता था। अच्छा, तो अच्छा। मैंने बहुत सारे पढ़े बचपन में। फिर मेरे पिताजी बाद में प्राइमरी टीचर हो गए थे। हुँ, हुँ। तो उनके पास जो है गर्मियों की छुट्टी में उनको वो मिलता था स्कूल में बाँटने के लिए, बच्चों को बाँटने के लिए किताबों की सप्लाई आती थी, सरकारी सप्लाई आती थी। हुँ, हुँ। तो मैं नवोदय से गर्मियों की छुट्टी में घर आता था। हुँ, तो वो पहले मेरे बंडल मेरे घर में रखे रहते थे हुँ। कि जब स्कूल खुलेगा तो बँटेगा। तो उनमें बहुत सारी कहानियाँ होती थीं, छोटी-छोटी और मैं वो सब पढ़ लिया, बचपन में ही पढ़ लिया मैं। फिर कॉलेज में स्कूल में उतना नहीं रहा, बट जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसमें 2 रैक अच्छा। हिंदी की किताबों की भी थी। जी, जी, जी। तो मैंने वहाँ से ढूँढ-ढूँढ के कई सारे नॉवल पढ़ लिए, चर्चित, गैर चर्चित, जिस तरह के भी मिले। अच्छा, माने जो भी हाथ में आया, पढ़ लिया। वो पढ़ते गए। तो इस तरीके से तो एक उसी से लिखते गए या फिर आपके लाइफ में नहीं, कोई ऐसा नहीं, नहीं, टर्निंग नहीं, पॉइंट आया कोई हो नहीं। कि लाइफ में कुछ ऐसा आया हो जो जैसे कि आपकी जो नॉवेल्स हैं भोर हिस्से कि इसमें जैसे लगता है कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग जुड़े हों, कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हों? मैं आता हूँ उधर। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहाँ पढ़ने से लिखने की तरफ मुड़ा। हुँ, एक्चुअली मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के एग्ज़ाम के लिए दिल्ली आया था। हुँ। सिविल सर्विसेज़ में पहले मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से देता था। अच्छा। कुछ ऐसा हुआ कि यूपीएससी ने एक सब्जेक्ट को टफ़ कर दिया। हुँ, एक हुँ। सब्जेक्ट क्या मेरे दोनों सब्जेक्ट टफ़ कर दिए। हुँ, हुँ, ये 2000 की बात ही है। जब मैं आया ही था तभी ऐसा हो गया। उसका सिलेबस अचानक से बदल गया। हुँ, तो मेरे सामने ये चैलेंज आ गया कि अब मैं इन बदले हुए सिलेबस से ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाऊँगा। हुँ, तो मुझे एक सब्जेक्ट छोड़ना मेरी मजबूरी हो गई। अब मुझे दोनों छोड़ना चाहिए था, हुँ। लेकिन मैं एक ही छोड़ पाया क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयारी कर चुका था, बहुत ज़्यादा पढ़ चुका था। जी, तो जी। मैंने लगा दोनों छोड़ दूँगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी हुँ, हुँ। और फिर आर्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ा क्योंकि मुझे लगा कि आसानी से वही चीज़ पकड़ में आएगा, साइंस सब्जेक्ट तो आने से रहा। हुँ, हुँ। तो हिंदी में एक रुचि थी, लोगों ने कहा हिंदी एक सेफ सब्जेक्ट है, हुँ, हुँ। तो हिंदी पढ़ना चाहिए। हुँ, हुँ। तो मैंने हिंदी साहित्य एक विषय ले लिया। अच्छा। मैथमेटिक्स और हिंदी साहित्य। तो हुँ। मैंने जब एग्ज़ाम क्रैक किया था तो मेरे विषय यही थे, अच्छा, अच्छा। मैथमेटिक्स और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हुँ, इसमें जिस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, हुँ, हुँ। संभवतः मैं भी लिख सकता हूँ। अच्छा। अब ये सोचिए ये मेरा ख्वाब 2000 का है
और ठीक है, 2000 से लेके 2018 में मेरी पहली किताब छपी है। हम्म, तो मैं 18 साल ये ख्वाब अपने सीने में लेके रहा अच्छा, और नौकरी में इतना वक्त नहीं मिला। हम्म, बाद में 2015 के आसपास मैंने लिखना शुरू किया। हम्म, पहले तो शौकिया ही लिखा, हम्म, लिखने के बाद फिर यूं ही छप गया। छपने के बाद जब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा, हम्म, तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मेरे अंदर कोई राइटर भी है। अच्छा, अब मुझे मुझे सीरियसली लिखना चाहिए। हम्म, तो इस तरीके से मेरा लेखन शुरू हुआ। अब जो आप आगे की बात कर रही हैं कि उसमें जो घटनाएँ आती हैं या जो कुछ भी उसमें लिखा जाता है, वो कितनी जीवन से होती हैं। तो हम्म, ये एक ऐसा विषय है, मतलब जिस पर अक्सर सवाल होता है। हम्म, दरअसल कहानीकार को तो कहानियाँ बनानी है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आदमी की ज़िंदगी में लिखी जाने लायक घटनाएँ कितनी हो सकती हैं? 1 होंगी या 2 होंगी। हम्म, किसी की भी ज़िंदगी में, मतलब जिसको किसी तरीके से कहा जाए कि वो एक पठनीय उपन्यास बन जाए या हम्म, पठनीय कहानी बन जाए, हम्म, ऐसी घटनाएँ 1-2 हो सकती हैं। हम्म, बहुत होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी। हम्म, पर मैं तो 5 किताबें लिख चुका हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है? और कुछ तो अभी अप्रकाशित हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसलिए मुझे तो कहानियाँ बनानी हैं। बिल्कुल, बनाने के लिए मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो अपनी कहानियाँ बता जाते हैं, कह जाते हैं। अखबारों से भी मिलती हैं कहानियाँ। तो उन कहानियों को मैं नोट कर लेता हूँ। इनफैक्ट आप मेरे पास एक कंप्यूटर में एक फ़ाइल है, अच्छा, उसमें कम से कम नहीं तो 30-40 कहानियों का वो लिखा हुआ है अभी तक कि इन्हें लिखना है। अच्छा, अच्छा, और वो 1 लाइन में, 2 लाइन में इस तरह के आते हैं। लेकिन जो कहानियों में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, परिवेश या जैसे कुछ लिखा जाए या किसी पात्र के बारे में लिखा जाए, हम्म, तो ऐसा मुझे कई बार रियल लाइफ़ से भी उठाना पड़ता है पात्र। हम्म, रियल लाइफ़ से उठाने का ये मतलब नहीं है कि वैसा इंसिडेंट या वैसा कुछ मेरे साथ हुआ है। हम्म, आप मान लो कि जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, बिल्कुल, ठीक है? मैंने आपको बहुत बार मिला, हम्म, मैं कोई कहानी लिखना चाहता हूँ। हम्म, अब मुझे कहानी लिखते वक़्त एक महिला पात्र की ज़रूरत है, तो हम्म, पहले मैं उस महिला पात्र को एक आइडेंटिफ़िएबल कैरेक्टर की तरह बनाता हूँ। इनफैक्ट कहानी लिखने के पहले मैं एक दिन कैरेक्टराइज़ेशन करता हूँ, अच्छा, नोट्स लेता हूँ उसके। कैरेक्टराइज़ेशन में किस चरित्र के बारे में कैसा होना है उस चरित्र को मेरे, हम्म, किस तरीके का होना है, मोटा होना है, पतला होना है, लंबा अच्छा, होना है, गोरा होना है, काला होना है, चुलबुला होना है, शांत होना है, गंभीर होना है, हास्य वाला होना है कि मीन्स बहुत अगर पढ़ाई-लिखाई की बात होनी है तो आर्ट का ग्रेजुएट होगा कि साइंस का होगा, ये सब मैं लिखता हूँ पहले। अच्छा, तो मैं अपने चरित्र जो है एआई की तरह बनाता हूँ। ओके, हाँ, तो उन पे पहले मेहनत करता हूँ, फिर मैं ये ध्यान रखता हूँ लिखते वक़्त 3-4 बार की एडिटिंग में कि हम्म, मेरा चरित्र मैंने जैसा सोचा है वैसा ही जाना चाहिए। और वो चरित्र जो है ज़्यादातर माने मुझे किसी 1 या 2 या 3 रियल लाइफ़ के कैरेक्टर्स का मिक्स लेके बनाना पड़ता है। अच्छा, 2-3 हाँ, लोगों के चरित्र को मिक्स करके, 2-3 लोगों के चरित्र को, मतलब चरित्र माने मैं उनके पूरे चरित्र की बात नहीं कहूँगा, उनके अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, माने चरित्र मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, उनका अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उनके अपीयरेंस को लेके मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि मैं खुद ना भूल जाऊँ कि मेरा चरित्र किस तरह दिखता है। हम्म, भाई मैं लिख रहा हूँ तो मुझे तो पूरे उपन्यास भर याद रखना है, एक उपन्यास 6 महीने में लिखा जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे 6 महीने तक याद रखना है मेरा चरित्र किस तरह का दिखता है। हम्म, मैं रेफ़र भी करूँ तो मेरे दिमाग में भी तो इमेज होनी चाहिए उसकी। हम्म, तो मुझे लगता है मैंने बड़ा बड़ा लंबा जवाब दिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने क्योंकि अधिकतर लोगों में ये मिथ्स है कि खास करके भोर इससे इसके से आप जब करेंगे तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे महिला पात्र ज़रूर आए हैं। या हाँ, तो किसी महिला ने आपको नरेट किया कि उसमें कई चीज़ें हैं जो ऐसा नहीं लगता है कि एक पुरुष उन गहराइयों को समझ पाया होगा या उसको शब्दों में उड़ेल पाया होगा। क्योंकि वो कुछ ऐसी गहरी बातें हैं, जिसे अच्छा, लगता है कि महिलाएँ शायद महिलाओं को भी शेयर नहीं करती हैं। अच्छा, कई अच्छा। ऐसी आपके उस पूरे किताब में कई अब ऐसे संदर्भ हैं। इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए कुछ तो घर में भी महिलाएँ ही हैं बिल्कुल। और ये उपन्यास घर में भी पहले डिस्कस हुआ है हुँ, हुँ। और मैंने कुछ चीज़ें तो अपनी वाइफ़ से भी पूछा है, कुछ चीज़ें सिस्टर से भी पूछा है, हुँ, हुँ। कुछ चीज़ें मिलने वालों से भी पूछ लेता हूँ जिनसे मेरी थोड़ी नज़दीकी हो जाती है, उनसे भी पूछ लेता हूँ। हुँ, हुँ। और बाकी ये तो लेखक की सफलता है, अगर लगता है कि हाँ, ये बात तो बहुत ही गूढ़ है या बहुत ही दबी-छिपी है, इसको लेखक निकाल ले आया है तो। हाँ, ये ज कई आप जब द हो सकता है आपके से बात करने वाले आपके सामने मंच पे इसको स्वीकार नहीं करते, पर ऐसी कई घटनाएँ अच्छा, उस पूरे उसमें
मुझे लगता है आप भी उसको दूसरी बार तीसरी बार पढ़िएगा तो आपको भी शायद एहसास हो जाए, क्योंकि लेखक लिखने के बाद अपनी नॉवेल्स पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, नहीं, मैं देखिए, पाठक ही पढ़ते हैं। लेखक तो अपनी अपनी किताब को पहली बार तो 4 बार तो खुद ही एडिट करता है। हाँ, हाँ। तीसरी चौथी बार एडिट करते हुए उसको तो लाइन ब लाइन जो है सब याद हो जाता है, और इनफैक्ट इतना बोरिंग काम हो जाता है हमारे लिए ये कि मैं बोर हो जाता हूँ उससे। हाँ, नहीं ये तो तीसरी चौथी बार ठीक। मुझे पूरा उपन्यास मैंने ही लिखा है, मुझे याद है आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, हाँ, एडिटिंग तो बोरिंग काम है। तो 4-4 बार पढ़ा है। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि जब से वो प्रकाशित हो गया, हुँ। तब से मैंने नहीं पढ़ा उसको। इनफैक्ट तब से मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी अपनी। लेकिन फिर भी आपको कुछ संदर्भ तो ज़रूर याद है, जैसे आपके उस उपन्यास में भूर उसके याद सब हिस्से आ में जाएगा, आप ज़िक्र करेंगे याद सब उसमें आ एक जाएगा मुझे। लाइन है आपने लिखा हुआ है कि वही पतंग दूर तक उड़ती है जिसकी डोर कट गई हो। हाँ। तो इस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि जिसका आशय निश्चित रूप से सब समझ जाएँगे पढ़ के कि महिलाओं की तरफ इशारा है। तो क्या वो पतंग वही उड़ सकती है जिसने डोर काट दिया, यानी अपनी मुख्य धारा से, अपने परिवेश से, क्योंकि बंधे होते हैं वो किसी चीज़ से तभी उड़ नहीं पाते हैं। हाँ, तो हाँ। उसको काट देना चाहिए। इस तरह के जितने वाक्य हैं, हुँ, इनको लिखने में कभी-कभी 1 घंटा, कभी-कभी 2 घंटा भी लगा है। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे मन में भाव है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। मैं भाव समझ रहा हूँ कि जैसे मैंने 3 महिलाओं की कहानी लिखी वो, हुँ, भोर उसके हिस्से की। तो मेरे मन में उसको लिखने के पीछे ये था कि मुझे ये दिखाना है कि महिलाएँ उन बंधनों में भी फँसी हुई हैं, जो जी। उनको दिख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो उनको संस्कारगत मिल गए हैं। हुँ, इनफैक्ट हर आदमी को हैं, ये कहानी तो मैंने महिलाओं की लिखी है, अगर पुरुषों की लिखी होती तो उनके पास भी हैं। हुँ, हुँ, वो बंधन जो है उनको संस्कारगत मिल गए हैं, उनके अजाने मिल गए हैं। उन्होंने क्योंकि घर में, पड़ोस में, गाँव में, स्कूल में हुँ, ऐसा ही देखा है, तो वो उस चीज़ को वैसा ही देख पाते हैं। हुँ, उससे जो है बाहर सोच नहीं पाते हैं। तो ये उसको लिखने का एक मेरा मकसद था। हुँ, हुँ, तो उसमें जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरे अंदर ये भाव है कि अगर कोई बहुत दूर तक जाना चाहता है तो उसे वो बंधन तो काटना होगा जो उसको जिसमें बाँध दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये बंधन उसके परिवेश, अपने घर परिवार से हाँ, जुड़े होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो उन बंधनों को तोड़ना तो सामाजिक रीति-रिवाज को तोड़ के आगे बढ़ना भी हो सकता है। अभी उसमें बहुत चीज़ें हैं, रीति है, रिवाज भी है। कुछ रीति-रिवाज हो सकता है आदमी के परिष्कार के लिए हों, कुछ हो सकता है केवल बंधन के लिए ही हों, हुँ, हुँ, ठीक है? तो मैं तो केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके बंधन के लिए हैं। जो आपका परिष्कार करें उसमें कोई समस्या ही नहीं है। और बंधन भी 2-4 तरह के होते हैं, कोई किसी को बंधन मानता है, कोई किसी को बंधन मानता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब बंधन की बात कर रहे हैं तो वो समझ में आए कि हाँ, जो बंधन ए के लिए है वही बी के लिए भी है। हो सकता है बी के लिए वो रुचिकर हो। और मैं एक बात और बताऊँ, ये लिखते-लिखते मैं ये भी सजग रहा कि बहुत महिलाएँ, जो उनके बंधन हैं वही उनको प्रीतिकर हैं। अच्छा। मतलब वो उनमें ही उनको आनंद है, वो उस ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो मेरा बंधन है। मतलब जैसे मैं एक उदाहरण के साथ कहूँ हुँ, हुँ, कि अगर महिलाओं को सजना, हुँ, हुँ, माने खूब सँवरना, सजना, हुँ, ये जो है उनको बचपन से सिखाया जाता है, धीरे-धीरे उनको बहुत अच्छा भी लगने लगता है, हुँ, वो हुँ, ये करने भी लगती हैं। हुँ, हुँ। बट एक्चुअली ये बंधन है, अगर इतना अच्छा चीज़ होता तो मैं क्यों नहीं सच के आता? अच्छा। मैं भी जो है वो चूड़ियाँ पहन लेता, मैं भी जो है बिंदी लगा लेता, मैं भी वो लिपस्टिक लगा लेता। अगर ये इतना अच्छा चीज़ होता तो सब लगा लेते। हुँ, हुँ। तो ये बेसिकली एक बंधन है। उनको कहा ज गया है, उनको समझाया गया है कि तुम ऐसे ही अच्छे लोग होगी, तुम्हारे ऊपर यही सूट अभी तो करेगा। मैं तो भी सोच रही हूँ कि कैमरा के सामने आने के लिए मैंने मेकअप किया, आपने ये लाइन मुझसे देख के तो उठा नहीं ली। नहीं, ये बात उसमें शायद लिखी भी है, या नहीं भी लिखी है तो कहीं भाव-भाव में आ गई हाँ, होगी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? कि उनको नहीं पता है हुँ, हुँ। कि ऐसा है। बट टाइम टेकिंग तो है ही, टाइम वेस्ट बट टाइम। ये बट ये टाइम टेकिंग भी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भई महिला और पुरुष हुँ, दोनों तो भगवान की ही कृतियाँ हैं, हुँ, ठीक है? तो महिलाओं के लिए वही मानक क्यों बदल जाएगा और पुरुष के लिए क्यों बदल जाएगा? हुँ, बिल्कुल। माने एक एक भैंस और भैंसा में तो फ़र्क नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। गाय और बछड़े में तो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आदमी और औरत के लिए उसको लिपस्टिक क्यों लगाना है, आदमी क्यों नहीं लगाएगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी लगा के आना चाहिए, अगर तुम पे अच्छा लग रहा है तो। तो ये बात है। ये तो आपने बहुत सही चीज़ है कि टाइम टेकिंग है। लेकिन ऐसा है कि जो आपने कहा उस बंधन से लोग बहुत सारे से नहीं निकल पाते, उसमें एक ये भी है। एक स और उसमें आपने चर्चा किया है कि वो मैं सेंटेंस पढ़ ही देती हूँ पूरा-पूरा। जी, 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 पूरा। भूख और स्वाद 2 अलग चीज़ें हैं। भूख से स्वाद ज़रूर होगा, पर स्वाद से भूख नहीं होती है। हुँ, इसके भावार्थ तो आसानी से हम सब समझ जाएँगे, ऐसा नहीं कि भूख लगी है, स्वाद होगा। हुँ, लेकिन इसका आशय
इसका जो जैसे हम काव्य सुंदर पढ़ते हैं ना, हम्म, एक कविता का भावार्थ होता है, काव्य सुंदर होता है। काव्य सुंदर कुछ और कह रहा होता है, भावार्थ कुछ और कर, वैसे हम्म। इसका आशय आपने किसी और संदर्भ में कहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ये किस संदर्भ में इस बात को उकेरा है? नहीं नहीं, ये उपन्यास में बिल्कुल ठेठ इन्हीं शब्दों में आया है। हालांकि इसके भाव बहुत गहरे गहरे हो सकते हैं और गहरे अर्थों में लिए भी सकते हैं। अगर कोई इसको कहीं से अचानक से कोट करके उठाएगा तो लिया जाएगा। लेकिन उपन्यास में ये मेरा कैरेक्टर है चांदनी। हुँ, ठीक है, वो लड़की अकेली रहती है, बिल्कुल नौकरी मुझे करती है याद है आपके बीएसएनएल में। भोरसेस की एक-एक चीज़ याद है। हाँ तभी तो मैंने पूछा है कि उस कहानी में जो पूरी जो भाव गए हैं, हाँ उसमें इसका जो आशय है, हाँ। वो कहीं और ले जा रहा है लोगों को। नहीं, आप कह रहे हैं तो मेरे को लग रहा है और मुझे लग रहा है कि हाँ, उस तरफ भी जाएँ तो बुरा नहीं है। वो भी उसका अर्थ निकलता है। लेकिन जब वहाँ मैंने लिखा था इस लाइन को, तो वहाँ एग्ज़ैक्टली इसी सेंस में लिखा था, क्योंकि उसमें ये दिखाया गया कि वो आती है, उससे पूछता है खाना खाएँगी कि नहीं खाएँगी? हुँ, तो उसने कहा कि चलो इसे भी निपटा देते हैं खाने को भी। हुँ, हुँ। तो उसने खाने को बेसिकली एक काम की तरह निपटाया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें ही ये लाइन आती है, क्या है? भूख से भूख और स्वाद 2 अलग चीज़ें हाँ, होती है। भूख और स्वाद 2 अलग चीज़ें हैं। मतलब उसको एक्चुअली भूख ही नहीं है तो उसको स्वाद भी नहीं आता है। हुँ, हुँ। ये बात मुझे लगता है वहीं लिखी हुई है, ये नहीं, सेंटेंस। बात वहीं लिखी हुई है, पर चाँदनी के पूरे कैरेक्टर या कहें कि उन तीनों महिलाओं के पूरे कैरेक्टर को अगर हाँ, नहीं एनालाइज़ किया जाए तो इसका अच्छा है। भावार्थ डबल मीनिंग निकलता है। अच्छा है, नहीं डबल मीनिंग कहने का मतलब है मीनिंग तो अ, लेखक के जितने डबल निकलेंगे उतना ही अच्छा होता है इनफैक्ट, उतना ही गहरा होता है, जी, जी। कि जो बात जो सीधे तरीके से कह रहा है, उसके और निहितार्थ बहुत दूर तक निकलें। जी, जी। तो आपके कहने से मुझे लगा कि हाँ, अगर ये उस तरह भी इस्तेमाल किया जाता तो और अच्छा था। अच्छा, मतलब आपने उस तरह इस्तेमाल नहीं किया। कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने आप उस नहीं पे किया। लिपा-पोती कर रहे हैं? नहीं, 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 मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने कह रहा हूँ और अच्छा होता, तो मैं अच्छा। क्यों लिपा-पोती करूँगा? चलिए कोई नहीं मैं आपकी अगर और गहरी बात लिख हुँ, सकता हूँ सिंपल सेंटेंस में, तो हुँ। अच्छा ही है। लेकिन लेकिन मैं वहाँ नहीं लिख पाया। आपने आपने बताया तो मुझे ध्यान आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएँ मैं भी साहित्य स्कूल टाइम से पढ़ती हूँ, साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। हाँ। पर 12th में साइंस होने के बावजूद जब लाइब्रेरी का पीरियड होता तो शिवानी के उसके नॉवेल्स पढ़ा करती थी। अभी भी मेरे पास सबके नॉवेल्स रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आपके भी कई नॉवेल्स मेरे पास हैं। हुँ, हुँ। तो जो भी पढ़ता है साहित्य, वो इसको दूसरे ही अर्थ में समझ रहा होगा, जो भी साहित्य को हाँ, हो पढ़ सकता है, पढ़ हो रहा है सकता या है। पढ़ रही है। महिलाएँ तो निश्चित रूप से। मैं चलिए आपको अब एक बात बताऊँ श्वेता इस हुँ, बारे में, हुँ, कि लेखक पूरी कहानी जो लिखता है हुँ, हुँ। और पाठक जो ग्रहण करता है, उन दोनों में फ़र्क होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जो कहना चाहता हूँ कई बार वो लोग कुछ और समझते हैं। अच्छा। ठीक है? या कहानी में मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्चुअली शायद उन्हें वो अपील नहीं कर रहा, उन्हें कोई और कैरेक्टर अपील कर रहा है, हुँ, कहानी का। जैसे मैंने 3 चरित्रों की कहानी लिखी है। हुँ, अगर मैं 3 अलग-अलग लोगों से पूछूँगा, हुँ, तो किसी को मंदालसा अपील करेगी, किसी को चाँदनी अपील करेगी, किसी को एक तीसरी कैरेक्टर भी है, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो हुँ, अपील करेगी। हुँ। ठीक है? मेरा पर्सनल चॉइस जो है, वो तीसरा कैरेक्टर है। चाँदनी। चाँदनी नहीं, तीसरा कैरेक्टर है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। अच्छा। कि मैं उसके कैरेक्टर में ये दिखाना चाहता था और मैं दिखा सका कि आदमी बहुत वल्नरेबल होता है। हुँ, हुँ, भावनाओं से भी वल्नरेबल होता है, ठीक है? अपनी स्थितियों से भी वल्नरेबल होता है। जो मेरा मंदालसा कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने में, हुँ, हुँ, ठीक? उसको कुछ हिलाता कुछ नहीं है उसको। हुँ, हुँ, लेकिन वो जो मेरा दूसरा कैरेक्टर है, वो जो है वल्नरेबल है। हुँ, वो स्थितियों के हिसाब से माने उससे गलत डिसीज़न भी हो जाते हैं हुँ, और उसकी सिचुएशन भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो आदमी एक्चुअली वैसा ही होता है। हर व्यक्ति वैसा ही होता है मतलब आम आदमी। हुँ। तो मुझे परिस्थितियों पे मुझे आम वो आदमी प्रिय है, हो सकता है लेकिन आपसे पूछे तो आपको कोई दूसरा कैरेक्टर प्रिय हो। नहीं मुझे तो उसके सारे कैरेक्टर प्रिय हैं और एक सवाल और है कि जो आप ये जॉब मतलब रेलवे से जुड़े हैं हुँ, और हुँ। लिखते नॉवेल्स हैं, तो मतलब आप दोनों साउंड्स के काफ़ी करीब हैं, चाहे तो ट्रेन की हॉर्न का आवाज़ हो या हुँ, फिर हुँ। नॉवेल किताब के पन्ने के पलटने की आवाज़ हो। हुँ, हुँ। आपका कौन-सी साउंड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा अपनी ओर खींचती है? अब की बात करें अगर हम, हुँ, तो मुझे किताबें ही ज़्यादा प्रिय हैं। अच्छा, जॉब तो इसलिए भी करना होता है क्योंकि घर चलाना। घर भी चलाना है, आगे भी बच्चों को भी पालना है, फैमिली भी की भी एस्पिरेशंस हैं, तो वो तो एक तरह से रोटी का साधन है। जी, जी। मेरी अपनी रुचि किताबों में ही है। जी, आने वाले समय में उम्मीद करते हैं हमें और अच्छी-अच्छी किताबें आपकी मिलेंगी। एक आपका इस शुरुआत की ही आपकी किताब है दर्द मांझता है। जी, जी। उसमें आपने लिखा हुआ है ट्रेन, बस और लड़की। हाँ,
बड़ा बहुत थोड़ा ही तीखा कुछ बहुत सवाल ही है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है। मैं चाहती हूँ कि इसका आप लीपापोती करके नहीं, बिल्कुल सही जवाब दें। हाँ, बिल्कुल इसमें सही आपने जवाब है। लिखा हुआ है कि ट्रेन, बस और लड़की, इनके पीछे भागना नहीं चाहिए। एक आती है, एक जाती है तो दूसरी आती है। तो क्या आप एक लड़की की, एक महिला की कंपेयर ट्रेन और बस से करते हैं? नहीं, ये दरअसल क्या है कि मैंने एक कहानी लिखी थी, जिस कहानी में उसका टाइटल ही ट्रेन, बस और लड़की है। हम्म, और उस कहानी में ये शुरुआत भी यहीं से होता है, कहानी। बिल्कुल। और उस कहानी में एक लड़की होती है, हम्म, और जो लड़का होता है वो बेसिकली उनका थोड़ा दूर का प्यार होता है, माने दो अलग अलग घरों से एक दूसरे को देखने का प्यार होता है। पहले के जमाने में ऐसे ही हुआ करते थे। हाँ, पहले के ज़माने में ऐसे होता था। तो उनका ऐसे दूर-दूर का प्यार था। तो इन जनरल आदमी तो जो बहुत जल्दी जो है फ्लैट हो जाता है, तो ऐसा ही हुआ लड़के के साथ भी, बहुत जल्दी फ्लैट हो गया। उसको लगा हाँ भाई, लड़की तो मुझसे प्यार करती है। फिर एक दिन काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद जो है उन्होंने उसको इज़हार किया। हम्म, जब उन्होंने इज़हार किया तो उनको जो है बड़ा ही वैसा सुनने को मिला अच्छा। कि अरे! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या इस टाइप का जब आपको सुनने को मिला। ठीक है? ये भी आम तौर पे ही होता है जीवन में। जी, जी। हाँ, दोनों तरफ से नहीं हो तो ऐसा हो जाता है ना? अब माने इन जनरल देखो, हुँ, भगवान ने ऐसा बनाया है कि ज़्यादातर ट्राई जो है आदमी को ही करना होता है, मीन्स लड़के को ही करना होता है। और बहुत बिरले होते हैं जिनको फर्स्ट ट्रायल में ही सफलता मिलती है। जी, जी। ज़्यादातर को ये रिजेक्शन झेलना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहानी यहाँ नहीं खत्म होती है। कहानी खत्म होती है कि उसके बाद लड़का जो है वो चला जाता है, बहुत ही दुःख दर्द और उसमें डूब जाता है। तो उसको उसके मित्र समझाते हैं, उसमें ये डायलॉग बोलते हैं, ट्रेन, बस और लड़की। हुँ, हुँ, तो कहानी तो इसलिए लिखी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ैक्टली लेखक वैसा सोचता हो। हुँ। इसलिए लिखी जाती है कि पाठक को कैच करे। अच्छा, पाठक को कैच कर, मतलब ये आपकी अपनी भावना से कोई इसका वो पाठक को नहीं है, कैच करे। आपकी ऐसी सोच नहीं है क्योंकि नहीं, नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का डायलॉग है, मतलब सब लड़के ऐसा बोलते थे। अच्छा। इनफैक्ट मेरे किसी उसमें जो है स्टोरी में एक और इसी तरह का टाइटल लगा हुआ भी है, जिस पे कहानी लिखनी है अभी। अच्छा। वो है रिक्शा, ऑटो हुँ, हुँ। और लड़के, अच्छा। इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। एक बुलाओ, 10 आते हैं। अच्छा, सही है, बैलेंस हो जाएगा दोनों का। हाँ, आपने एक बार लड़कियों को तो इंगित कर ये दिया भी कहीं ट्रेन बस लिखा से, हुआ तो है लड़कों मेरी को भी ऑटो रिक्शा से कंपेयर करते तो स्टोरी में कहीं लिखा हुआ थोड़ा है बैलेंस हो जाएगा फिर। कि रिक्शा, ऑटो और लड़के, हुँ, हुँ। एक बुलाओ 10 आते हैं। इनके पीछे भागना नहीं बिल्कुल। चाहिए। चलिए मैं अब अगले सवाल पे आती हूँ कि आपने एक तरफ ड्रैगन्स गेम लिखे हैं, जो हुँ, कि काफ़ी सेंसिटिव है, और थोड़ा मैं जब जानना भी चाहती हूँ कि इसमें आपने किन चीज़ों की चर्चा की है? और इतने गंभीर मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, हुँ। इंटरनेशनल रिलेशन, इन मुद्दों में और दूसरी तरफ महिलाओं के, तो ये 2 अलग इमोशंस को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं लिखते समय? थोड़ा-सा इसके और पीछे चलते हैं। जी, जी। पहली मैंने कहानी लिखी थी दर्द मास्ता, हुँ, हुँ। कहानी थी। हुँ, हुँ। दूसरी मैंने लिखी दिल है छोटा-सा, हुँ, हुँ। कहानियाँ थी। 2 किताबें लिखने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैं वैसी ही कहानियाँ लिख रहा हूँ जैसा हर दूसरा राइटर लिख रहा है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं वैसा ही नहीं लिखूँगा, मुझे थोड़ा डिफरेंट होना है। हुँ, तो थोड़ा डिफरेंट होने के लिए तब मैंने ड्रैगन्स गेम लिखा था। अच्छा। ड्रैगन्स गेम अपने जॉनर की अनूठी किताब है। अब तक मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा कर ली, बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया इस किताब को। हुँ, सबने कहा कि हिंदी में ऐसी किताबें नहीं लिखी जाती हैं। हुँ, बिल्कुल। तो हिंदी साहित्य में उस तरह की किताबें इतनी रिसर्च बेस्ड, इतनी ऑथेंटिक हुँ, और इतनी डिफरेंट, माने स्टोरी उसका सब्जेक्ट ही इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पे है। हुँ, हुँ, तो इस तरह की किताबें जो है ऑथर्स लिखते नहीं हैं। हुँ, हुँ, या तो उनकी नॉलेज नहीं लिखने की, हुँ, या उनको लगता होगा ये जो है माने बहुत रिस्की होगा बिल्कुल, सब्जेक्ट, बिल्कुल। पता नहीं पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। हुँ, तो इस तरीके से मेरा जो है वो किताब आया ड्रैगन्स गेम, हुँ, हुँ, बहुत पॉपुलर हुआ। हुँ, उस किताब में भावनाएँ बिल्कुल नहीं है। उस हाँ, किताब की में एक लड़की भी नहीं है। बिल्कुल, उसमें सही है, कई सैड। लोगों ने भी कहा भाई ये बिना हीरोइन वाली किताब है। तो मैंने कहा ये बिना हीरोइन वाली नहीं, बिना हीरो वाली भी किताब है। उसमें तो माने 70% पे तो पन्नों पे तो खाली विलेन ही विलेन है। बिल्कुल। आखिर के 30-35 या 40 पन्नों में ही उसके हीरो आते हैं। हुँ। तो बहुत उसकी डिमांड है कि सीक्वल भी लिखा जाए भाई, जिसमें हीरो ज़्यादा रहे, विलेन कम हो। और इस बार कोई लड़की भी हो। बैलेंस करने के लिए। हाँ, तो उसमें किताब में ही कहीं लिखा हुआ है कि मैं ऐसे कोट करूँ,
पूरा सेंटेंस एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है कि आदमी की भूख दो तरह की होती है, माने पाठक आदमी रूपी पाठक की पाठक की। भूख दो तरह की होती है। एक भूख वो होती है जो उसके दिमाग को खुजाए, दिमाग को परेशान करे, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब क्या होगा, अरे ये यहाँ हो गया, सस्पेंस। सस्पेंस थ्रिलर। ठीक है, एक भूख होती है। एक भूख होती है जो आदमी के दिल को छुए, अरे यार इसके साथ ऐसा हो गया, ओह ये इमोशनल। तो हाँ वो इमोशनल हो, अरे हाँ ये बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हाँ हाँ अरे इनको तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, जहाँ ये फीलिंग आए वो इमोशनल है। तो जब मैंने एक किताब लिख ली दिमाग वाली, तो फिर मैं दूसरी किताब पे मैंने सोचा नहीं है, थोड़ा मुझे इमोशनल भी किताब लिखनी है, और ये भी मेरे दिमाग में थी। इनफैक्ट ये मेरी तीसरी किताब ही होनी थी भोर उसके हिस्से की, लेकिन डिफरेंट लिखने के चक्कर में मैंने पहले ड्रैगन्स गेम लिखी, अच्छा। फिर भोर उसके हिस्से की उसके बाद में लिखी। और इसको लिखने के पीछे मेरा नज़रिया ये भी था कि इसको थोड़ा फिलोसफिकल भी होना है। ऐसा नहीं कि मैंने कहानी लिख दी और पढ़ो और ख़त्म हो गई। पढ़ने के बाद में आपको सोचना भी है थोड़ा। बिल्कुल, लोग सबके दिमाग में उसके तीनों नाम जो लोग पढ़े हैं, हाँ मदालता, पल्लवी, चांदनी, मुझे लगता है हाँ बहुत कम पल्लवी लोग भूल पाए होंगे। तो मैं बेसिकली उनको लिखने का पर्पज ये था कि मंदालसा पल्लवी चांदनी के बहाने जो बात लिखी जा रही है वो आदमी के दिमाग में कुछ दिन रहे, उनको लगे कि हाँ यार ऐसा होता है, या ये जो है जिस तरह की बात कही जा रही है ये ठीक है और इस तरह का जीवन में चेंज आना चाहिए। हालांकि वो चेंज पूरा आया नहीं। ये कहानी अब मुझे लोगों ने टोका है कि वो कहानी जहाँ ख़त्म होती है एक्चुअली तो उनका जीवन वहाँ से शुरू होना था। जी, जी। तो वो कहानी आपने तो वहीं ख़त्म कर दी, उनका जीवन आगे क्या रहा, हमारी तो रुचि उसमें है। कोई नहीं, दर्शकों को पार्ट 2 बता सकते हैं। हाँ, लेकिन उनकी तो कहानी अब कहाँ जाके रुकी है, आपको वो भी रिसर्च करना पड़ेगा ना? तो वही है। तो अब मुझे उसकी पार्ट 2 लिखने की, पार्ट 2 पहले मैंने सोचा था लिखूँगा, फिर मुझे लगा नहीं पार्ट 2 लिखने जैसा शायद तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो मैं कहना चाहता था वो मैं एक्चुअली कह चुका कि आप अपने अदृश्य बंधनों को काटिए। लेकिन लोगों की रुचि है कि उसके आगे क्या हुआ, एटलीस्ट उनके आगे के 2-4 साल तो आगे मालूम चले, कि ऐसा तो नहीं कि वापस घूम फिर के वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में ही आ गए। तो वो मुझे संभवतः मैं कभी उसको विस्तार दूंगा, पार्ट 2 के रूप में तो नहीं, इसी किताब को मे बी कि 20-25 पन्ने उसके और बढ़ जाएं। उस कैरेक्टर को और रिसर्च करेंगे और जानने की हाँ, कोशिश कुछ मैंने रिसर्च करके लिख लिया है अच्छा। कि मुझे उनको किस दिशा में आगे ले जाना है। तो अच्छा। हो सकता है इस किताब को आगे आने वाले दिनों में 2 साल में 3 साल में 20-25 पन्ने का विस्तार मिले। अच्छा, जी, जी। तब जो है वो एक लेखक के रूप में भी मुझे हमारे दर्शकों को आपकी इस कहानी के अंत का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। हाँ, आशा हाँ। करती हूँ आप इसका रिसर्च इस बार और बारीकियों से कर पाएँगे। अच्छा, मेरा अगला एक और क्वेश्चन है जी। कि आप रेलवे से जुड़े हैं, इधर राइटर हैं। तो एक ट्रेन को समय पे पकड़ना वो ज़्यादा मुश्किल है, या एक नॉवल को टाइम से एक डेडलाइन जो आप सेट करते हैं अपने दिमाग में, उस डेडलाइन पे फिनिश करना वो ज़्यादा कठिन है? ट्रेन तो बहुत लोग चला रहे हैं, ठीक है। ट्रेन तो एक कंबाइंड एफर्ट है, एक डिपार्टमेंटल एफर्ट है। उसमें मैं भी एक पहिया हूँ, मुझे अपना रोल निभाना है। मैं नहीं रहूँगा, छुट्टी पे रहूँगा तो भी कोई निभाएगा मेरा रोल। तो ट्रेन का एक सेट सिस्टम है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा भी होगा तो भी पता नहीं चलेगा, बहुत बुरा होगा तो भी पता नहीं चलेगा। तो इनफैक्ट हम जिस लेवल पे हैं यहाँ पे, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें हम कर भी नहीं सकते। लेकिन जो किताबों की डेडलाइन है, जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं, वो हमारी उम्र ना 1-2 साल घटा देती हैं। अच्छा। जब मैं किताब लिख करके प्रकाशक को देता हूँ और जब मुझे वो वापस देता है कि इसको एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए। अच्छा, एडिटिंग 4 बार तो मैं खुद पढ़ चुका होता हूँ उसे, तब मैं उसे देता हूँ। उसके बाद भी वो मुझसे 2 बार और पढ़वाता है। अच्छा। कि अब मैंने इसमें देखिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अब देखिए। तो हम बेसिकली पागल हो जाते हैं। वो कहता है पढ़ के 15 दिन में वापस कीजिए। तो वो डेडलाइन मीट करने में हमें लगता है कि हमारी उम्र घटी जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और, आने वाले समय में क्या गद्य से पद्य की ओर भी चलेंगे? कुछ कविताएँ वगैरह भी मिलेंगी हमें नहीं, पढ़ने को? हाँ, मैं ये बात जो है आपने बीच में पूछा था, मैं बताना भूल गया। मैं बेसिकली गद्य का ही लेखक हूँ। गद्य इसलिए कि पद्य लिखने का काम जो है वो 10 मिनट में भी हो जाता है। माने एक कविता लिखने का काम, अगर किसी को प्रबंध नहीं लिखना है, प्रबंध काव्य, एक कविता लिखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट में भी हो जाता है। बहुत लिखेगा तो 1 दिन में हो जाएगा। अच्छा। तो ये मुझे बार-बार लगता है कि ये आदमी जो है ना किसी बड़े एफर्ट के लिए तैयार नहीं है।
माने जिसमें ज़्यादा मेहनत लगे, ज़्यादा दिन जो है कंसंट्रेशन से बैठना पड़े, उसके लिए तैयार नहीं है। तो मुझे शुरू से ये लगता रहा कि ये काम उतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। मैं ये करता हूँ, गद्य लिखता हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक मुश्किल भी है पद्य लिखने में। आपको बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहनी होती है। जी, जी, बहुत काफ़ी गहरी बातें बतानी होती काफ़ी, हाँ, और अच्छे कवि को तो गहरी बात बतानी होती है, और अच्छे कवि को तो तुकबंदी मिला के भी कहनी होती हैं। है। तो मुझसे ना ये तीनों चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं। मुझे भाई लिखने दो, मैं 2-4 पैरा में बताऊँगा मैं क्या कहना चाहता हूँ अच्छा। बजाए कि मैं 2 लाइन में बताऊँगा। जी। तो अच्छा, इसलिए अंत में जाते-जाते हमारा जो आज की युवा पीढ़ी है, जो संघर्ष से कहीं न कहीं भाग रही है, हुँ, तो आप तो जीवन के संघर्ष को देखते आए हैं, आप रेलवे में भी काफ़ी सम्मानित अधिकारी हैं। कई सारे एग्ज़ाम्स आप क्रैक किए, स्कूल के टॉपर रहे हैं और आपका जीवन भी संघर्ष से गुज़रा है और अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं। आप आराम जी, से इतनी अच्छी जॉब है, मुझे नहीं लगता है इतनी अच्छी, इतनी हाई लेवल पे जाने के बाद लोग सोचेगा कितनी मेहनत करें, क्योंकि जी। एक-एक किताब के लिए आपको इतना रिसर्च करना पड़ता है, अभी आप कर रहे हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए? आज की युवा पीढ़ी को अगर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की बात करूँ, हुँ, हुँ। मैं उसे मानता हूँ, हुँ, तो मेरे 2-3 तरह की जनरली मैं उनसे अपील करता हूँ। हुँ। पहली बात तो हमारी युवा पीढ़ी ढेर सारा जो है वो सोशल मीडिया में बर्बाद हो रहा है। जी, जी। एक्चुअली वो जो सोशल मीडिया का डेटा कंज्यूम करता है, उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है। हुँ, हुँ। और उसकी भी कंडीशनिंग वैसी हो रही है जिसको हम अदृश्य बंधन कह रहे हैं। हुँ, हुँ। वो एक अदृश्य बंधन एक पाश में फँसा जा रहा है। जी, जी, बिल्कुल। उसको दिन भर एक तरह की फ़ीड दी जाती है, तो उसको लगता है कि हाँ, दुनिया यही है, यही सत्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसने इतिहास में ये भी नहीं पढ़ा कि महात्मा गांधी पैदा कब हुए थे, उन्होंने क्या-क्या किया। जी, वो जी। महात्मा गांधी का जो है सारा ज्ञान व्हाट्सएप, सोशल फेसबुक पे। मीडिया, फ़ेसबुक से ले रहा है, व्हाट्सएप से ले रहा है। उसने ये भी नहीं देखा हिटलर कौन था। हुँ। उसने ये भी नहीं देखा कि विंस्टन चर्चिल कौन था, या अमेरिका में रूज़वेल्ट कौन था, या अब्राहम लिंकन कौन था। रूसी क्रांति क्यों हुई, रूसी किस क्रांति लिए क्यों हुई? हुई, फ्रेंच की क्रांति क्यों हुई, कुछ नहीं। उसने नहीं जाना, ना देखा, ना जानने की उसकी इच्छा है। ना उसकी ये इच्छा है देखने की कि मुगल कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए। हुँ, ठीक है? वो खाली यही जानने में इंटरेस्टेड है कि औरंगज़ेब ने क्या-क्या किया। हुँ, तो ये एक बहुत ही बुरे दौर में, बुरे कुचक्र में फँस जा रहे हैं, हुँ। और इसमें कोई उनको टोकने वाला भी नहीं है। जी, ये जी। ये जो है एक बहुत माने दुर्गति का सवाल है कि ये उनको ले कहीं नहीं जाएगा, हुँ। सिवाय इसके कि डुबा ज़रूर देगा। हाँ, डुबा ज़रूर देगा। दूसरी बात ये है कि जॉब्स की बहुत क्राइसिस है, बिल्कुल। और हमारे देश की 30% जनता जो है पिछले 5-7 साल से युवा हो रही है। मतलब वो जो 30-35 का जो ब्रैकेट है, उससे नीचे है। हुँ, हुँ, जॉब्स की इतनी क्राइसिस है, स्किल कोई डेवलप नहीं करना चाहता। हुँ। कोई भी स्किल कोई डेवलप नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें मेहनत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में जो बेरोज़गारी है, वो तो बढ़ेगी। अभी तो बहुत ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो बहुत ढेर सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से हमारी इकोनॉमी में सप्लाइड है। हुँ, हुँ। तो वो पैसा रोटेट होकर के आदमी की जेब में जा रहा है, तो उसको लग रहा है वो धनी है। एक्चुअली हुँ, ऐसा नहीं है। आप धनी इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमी अभी जो है ऊपर से पुश्ड है। हुँ, हुँ, तो हमें लग रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन ये पैसा एक दिन चला जाएगा। जिस दिन से वो वापस रिपेमेंट की तरफ जाएँगे, उसमें पे हुँ। पैसा कम होने लगेगा। बिल्कुल। तो आदमी के पास कोई स्किल हो, किसी ने कुछ सीखा हो, कंप्यूटर स्किल ही हो, एआई की स्किल ही हो, मैं कह रहा हूँ कि और कुछ नहीं तो आपकी इलेक्ट्रीशियन की ही स्किल हो, हुँ, हुँ। तो आदमी के पास रोज़गार हो। अच्छा, हम कब तक जो है सारी रिसर्च के लिए विदेशियों के भरोसे ही बैठे रहेंगे? हम खुद कब बिल्कुल। रिसर्च करेंगे? सही बात है, बिल्कुल, हम बिल्कुल। हमारी माने फ़ेसबुक जो है वो अमेरिकन कंपनी होगी, हुँ, हुँ। या कोई कुछ भी सारे व्हाट्सऐप भी अमेरिकन कंपनी ट्विटर। होगी, अमेज़न अमेरिकन कंपनी होगी, हमारी तो नहीं होगी। हुँ, ठीक है? हम सब उसमें जो है एक छोटे-मोटे इंजीनियर की तरह नौकरी करेंगे। हुँ, इन्फोसिस हमारी सबसे बड़ी कंपनी होगी, लेकिन वो ऐसे ही लोअर लेवल का इंजीनियर सप्लाई करती रहेगी। हुँ, तो आने वाला टाइम जो है वो टफ़ है। लोगों को एक्चुअली सोशल मीडिया के इतर पढ़ाई करनी चाहिए, ढेर सारी पढ़ाई करनी चाहिए, किताबों से हासिल करना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जीवन है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, ये जानना चाहिए। क्योंकि आने वाला दिन जो है कठिन होगा। जी, जी। सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं सोच के भी आई थी पर समय की सीमा है, आपकी व्यस्तता भी है, तो मैं यहीं विराम देना चाहूँगी और आज के यूथ के लिए आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि आने वाला समय कठिन होने वाला है। तो जाते-जाते मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि सर हमारे साथ एक बार फिर आएँगे, क्योंकि बहुत से सवाल
अनसुलझे रह गए, जिनको मैं पूछ नहीं पाई। अगले में उम्मीद करूंगी आप हमारे साथ फिर से आएंगे और मैं कई जरूर और ऐसे सवाल लेके जरूर अपने दर्शकों को आपके सामने रखूंगी। जरूर। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद।